ओके तो कल के होमवर्क में कुछ था ही नहीं, मतलब इस वाले में। कैसा? जो कल आपने होमवर्क किया था ना एटॉमिक स्ट्रक्चर, उसमें कुछ था ही नहीं, मतलब थ्योरी क्वेश्चंस। थ्योरेटिकल क्वेश्चंस थे। हाँ, मतलब इजी थे बहुत। हाँ हाँ, इजी थे तो उसमें मोल के कर लेते तुम लोग ज्यादा क्वेश्चंस, लिए हो। है ना। एटॉमिक स्ट्रक्चर तो आसान चैप्टर है यार, मोल से ज्यादा आसान चैप्टर है। ठीक है, तो अपन पढ़ना चालू करते हैं अगला टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव रेडिएशंस, है ना। माइक्रोफोन्स म्यूट कर लो भाई सभी लोग अपने। तो नेक्स्ट टॉपिक हमको ये पढ़ना है ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव रेडिएशन। ये मेन पोर्शन है जहां से चैप्टर अपना चालू हो रहा है। ठीक है, जहां से मेन अपना समझने वाला काम है। अभी तक जो अपन ने पढ़ा वो काफी कुछ अपन पिछली क्लासेस में पढ़ चुके हैं ना। बस मेनली अपन ने चार्ज का थोड़ा बहुत था जो अभी इस क्लास में देखा नया। बाकी मेनली अपन पिछली क्लासेस में देख चुके हैं। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव रेडिएशन इसको समझते हैं ये क्या होता है। ठीक है, तो देखो नाम को स्प्लिट करो। इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड है। मैग्नेटिक मतलब मैग्नेटिक फील्ड से रिलेटेड है ना। वेव, वेव का मतलब अपन को पता है, एनीथिंग विच गोज अप एंड डाउन इज अ वेव, राइट। और रेडिएशन, तो रेडिएशन भी अपन ने समझा था कल कि कोई भी चीज, कल नहीं मतलब पिछले लेक्चर में अपन ने ये बात डिस्कस की थी कि कोई भी चीज जो सराउंडिंग में कुछ डिफरेंस क्रिएट कर सके वो या तो मैटर होती है या रेडिएशन होती है ना। रेडिएशन या फिर एनर्जी, दोनों का मतलब एक ही होता है। तो अगर उस चीज का मास है तो वो मैटर है, और अगर मास नहीं है तो वो रेडिएशन है। ठीक है, तो ये बात तो हम सभी लोगों को पता होगी। फिर एक सेकंड, हाँ, तो देखो बस ये बात पता रखते हुए अब इसमें कुछ कुछ पॉइंट्स हम नोट कर लेते हैं। जैसे पहला पॉइंट लिखो, द ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक fields are electromagnetic radiations, है ना। ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। ठीक है, इसका क्या मतलब है कि जैसे, एक सेकेंड, हाँ, जैसे ये अपनी एक्स एक्सिस है ना, दिस एक्सिस इज एक्स एक्सिस। तो मैथ्स में हमने पढ़ा है कोऑर्डिनेट एक्सिस, है ना, इसके परपेंडिकुलर एक्सिस को वाई एक्सिस बोलते हैं। और ये जो प्लेन है अपना, जो बोर्ड का प्लेन है, इस प्लेन के बाहर एक एक्सिस आती है ना, बाहर मतलब टूवर्ड्स द ऑब्जर्वर। ठीक है, उसको अपन ऐसे दिखा रहे हैं क्योंकि वो 3D में प्लेन के बाहर आएगी, उसको अपन 2D में इस तरह से दिखा रहे हैं। ठीक है, तो ये एक्सिस हो जाएगी अपनी जेड एक्सिस, राइट। तो अब देखो यहाँ पर अपन ने लिखा है ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक फील्ड्स। तो अगर जैसे अपन ने यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर रखी है, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है, ये है ना, ये जो पूरा रीजन है यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड है। और इसी के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में अगर अपन ने मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर रखी है ना, तो मैग्नेटिक फील्ड का मान लो डायरेक्शन ये है।
ठीक है, वो इस परपेंडिकुलर प्लेन में ऑसिलेट कर रही है, ठीक है, दोनों प्लेन परपेंडिकुलर है। तो जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड को आप सुपर इम्पोज करते हो, मतलब एक दूसरे पर जब दोनों को मिला देते हैं, तो उससे कुछ वेव्स जनरेट होती हैं, है ना, और उन वेव्स को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस बोला जाता है। तो इस तरह की वेव्स जनरेट होगी, ठीक है। सर सुपर इम्पोज थोड़े हैं, वो तो परपेंडिकुलर है एक दूसरे के। ये परपेंडिकुलर है 2D में, 3D में तो सुपर इम्पोज हो जाएंगे। मतलब इसको 3D में कैसे समझाया जाए, एक मिनट रुको। जैसे ये मान लो ये इलेक्ट्रिक फील्ड के वेक्टर्स हैं, है ना, और ये हो जाएंगे अपने मैग्नेटिक फील्ड के वेक्टर्स, ठीक है सर। है ना। मतलब दो 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 स्ट्रेट लाइंस का एक कॉमन पॉइंट हो सकता है ना, मैथ्स में अपन ने पढ़ा हाँ हाँ। है ना। तो इस तरह से इनको सुपर इम्पोज कर देंगे कि ये रहेंगे एक दूसरे के परपेंडिकुलर, लेकिन ये इंटरसेक्ट भी करेंगे, ठीक है। यस। तो इन दोनों के मिक्सचर से जो नई रेडिएशन जनरेट होगी, वो ये है वो वेव जो इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर सुपर इम्पोजिशन से जनरेट हुई, है ना। तो इस वेव को क्या बोलते हैं, दिस वेव इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव रेडिएशन, है ना। इसी को अपन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव रेडिएशन या शॉर्ट में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन या और शॉर्ट में रेडिएशन कहते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर डेफिनेशन देख लो एक बार, द ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक फील्ड्स आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस, है ना। तो आप ये डायग्राम बना लो और इसको लिख भी लो। तो यहाँ पर ये हो जाएगा अपना इलेक्ट्रिक फील्ड, जिसको कैपिटल ई वेक्टर से दिखाते हैं। ये सब आप डिटेल में फिजिक्स में पढ़ोगे, है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड डिटेल में पढ़ोगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, और मैग्नेटिक फील्ड डिटेल में पढ़ोगे मैग्नेटिज्म में, 12th क्लास में स्टार्टिंग में। ये जो पिंक से अपन ने बनाया है ये बी वेक्टर है, ठीक है। तो ये जो अपना जनरेट होगा, दिस विल बी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, ठीक है। तो यहाँ पर चाहो आगे तो लिख सकते हो, ये जो ई वेक्टर है ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये जो बी वेक्टर है ये मैग्नेटिक फील्ड, राइट। तो अब इसमें हम और पॉइंट्स लिख लेते हैं आगे जो कि इंपॉर्टेंट है। लिखो, द डायरेक्शन ऑफ ऑसिलेशंस, द डायरेक्शन ऑफ oscillations of electric field and magnetic field, जिसको कैपिटल बी से रिप्रेजेंट करते हैं, आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, परपेंडिकुलर टू ईच अदर, राइट। तो अभी हमने देखा डायरेक्शंस परपेंडिकुलर होते हैं इन दोनों के, है ना। और एक सेकेंड, फिर आप अगला पॉइंट लिखो, द डायरेक्शन ऑफ रेडिएशन, द ऑसिलेशन का मैं एक मिनट बताता हूँ, मतलब द डायरेक्शन ऑफ रेडिएशन is again perpendicular to both electric field and magnetic field, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो अपन को ध्यान में रखनी है। और संकेत फिर पूछ रहा है कि ऑसिलेशन का क्या मतलब है। ऑसिलेशन वर्ड जो है वो हमने 9th-10th क्लास में सुना होगा शायद। ऑसिलेशन इस तरह के बिहेवियर को बोलते हैं ना, जैसे भी कोई भी वैल्यू
कोई भी वैल्यू अगर एक स्टैंडर्ड या सेंट्रल वैल्यू से ऊपर जा रही हो, फिर नीचे आ रही हो, फिर ऊपर जा रही हो, फिर नीचे आ रही हो, फिर ऊपर जा रही हो, फिर नीचे आ रही हो पीरियोडिकली, तो इस तरह के पीरियोडिक मोशन को हम क्या बोलते हैं कि वो पार्टिकल या वो ऑब्जेक्ट ऑसिलेट कर रहा है। ठीक है, ऑसिलेशन का मतलब ये होता है। तो जिस तरह से पेंडुलम में हम ऑसिलेशन वर्ड का यूज करते हैं, है ना, पेंडुलम एक बहुत पॉपुलर एग्जांपल है। पेंडुलम इस एंड से मान लो कि ये दूसरे एंड तक ऑसिलेट करता है ना, तो ये इसकी एक मैक्सिमम पोजीशन हो गई और ये दूसरी मैक्सिमम पोजीशन हो गई। ठीक है, तो पेंडुलम वाला एग्जांपल आई होप सबने सुना होगा। तो यहाँ पर भी वही बात होती है कि इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड जो है वो ऑसिलेट करती है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में ऑसिलेट करती है और मैग्नेटिक फील्ड ये परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ऑसिलेट करती है। तो जब दोनों को मिला देते हैं तो उनसे ये वेव्स जनरेट होती है। ठीक है, जिसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन बोला जाता है। तो यहाँ पर इसमें और पॉइंट्स लिख लेते हैं। यहाँ पर लिखो दे डोंट नीड एनी मीडियम फॉर प्रोपोगेशन। ऑसिलेट मींस मूविंग नहीं, मूविंग बिटवीन टू फिक्स्ड एक्सट्रीम एंड्स या टू फिक्स्ड ऑपोजिट एंड्स, है ना। मूवमेंट मतलब तो नॉर्मल मूवमेंट हो जाएगा। मूवमेंट बिटवीन टू फिक्स्ड एंड्स को अपन ऑसिलेशन कह सकते हैं। जैसे आपने एक एंड ये फिक्स कर दिया, एक एंड ये फिक्स कर दिया, अब जो ऑब्जेक्ट है वो इस एंड से इस एंड के बीच में मूव करता रहे, इस तरह की सिचुएशन को ऑसिलेशन बोलते हैं। ठीक है, क्लियर हुआ सोमिल? यस सर। ओके, तो आगे लिखो। ये डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है ना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की, स्कूल वगैरह में पूछ सकता है एक आध नंबर में। तो उसके बाद है दीज रेज डोंट नीड मीडियम फॉर प्रोपोगेशन। ठीक है, प्रोपोगेशन वर्ड का मतलब होता है मूवमेंट। तो ये जो रेज या ये जो रेडिएशंस होती हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस, इसको किसी मूवमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं होती। ठीक है, जैसे लाइट को किसी मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं है। लेकिन जैसे अगर हम साउंड की बात करें तो साउंड को मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है ना। साउंड वैक्यूम में ट्रेवल नहीं कर सकता, राइट। तो ये सब बातें पता होंगी आपको। तो ये इतने पॉइंट्स लिख लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं इसमें। ठीक है, फिर अगला पॉइंट इनके स्पीड के बारे में लिख लेते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस की क्या स्पीड होती है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस ट्रेवल एट अ स्पीड जो कि होती है 3 इंटू 10 टू द पावर, एक मीटर को उसको मैं पेन से लिख देता हूँ। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ट्रेवल एट a speed approximately equal to 3 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन रफली इस स्पीड से ट्रेवल करती है विच इज वेरी क्लोज टू द स्पीड ऑफ लाइट, है ना। स्पीड ऑफ लाइट एग्जैक्टली यही होती है 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो ये बात अपन को याद रखना है। अगर कहीं भी क्वेश्चन में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन वर्ड यूज कर लिया गया, इसका मतलब उसकी स्पीड आपको पता है, राइट। Hence, this is an important point from numerical point of view, this value. EMR हॉस्पिटल में होता है, इसी की एप्लीकेशन है। EMR इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस तो बहुत जगह यूज होती है। ये जितने भी एक्सरेज वगैरह ये सब होता है, ये सब दे आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। बाकी एयर की स्पीड नहीं होती, लाइट की स्पीड होती है। 3 इंटू 10 टू द पावर 8 इज द स्पीड ऑफ लाइट, नॉट द स्पीड ऑफ एयर। ठीक है, एयर की स्पीड तो इतनी हो ही नहीं सकती यार। इतनी स्पीड अगर हो गई तो उड़ जाएंगे, मतलब आदमी भी उड़ जाएगा, घर भी उड़ जाएंगे, सब कुछ उड़ जाएगा। ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। तो देखो, इसको अपन 3D में ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एक ऑल्टरनेट डायग्राम है जो थोड़ा क्लियरिटी से समझा सकता है अपन को, उसको ध्यान से देखते हैं।
तो वो जो अपनी एक्सिस थी एक्स वाई और जेड एक्सिस है ना, ये हमने मान लिया कि ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है और ये परपेंडिकुलर जेड एक्सिस है। ठीक है, तो ये बेसिकली ये जो पिछला वाला फिगर था ये फ्रंट व्यू है ना, इसमें अपन सामने से देख रहे हैं। ठीक है, अगर आप इसी डायग्राम को ऊपर से देखोगे तो वो ऐसा दिखेगा, है ना, एक्स और जेड एक दूसरे के परपेंडिकुलर दिखेंगे ऊपर से देखोगे, और वाई जो है वो प्लेन के बाहर आता हुआ दिखेगा टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर। तो अब देखो यहाँ पर जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इस तरह से ऑसिलेट कर रही है, इसका मैं डायग्राम बना देता हूँ। देखो ये हो गया अपना ऑसिलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ये हो गया अपना ऑसिलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। मान लो एक्स वाई प्लेन में ऑसिलेट कर रही है, तो ये ऑसिलेशन देखो ऊपर जा रही है वैल्यू, ठीक है, थोड़ी देर बाद फिर नीचे आ रही है, तो ये इस तरह से ऐसे ऑसिलेट करता रहेगा, राइट। और तो जैसे अगर अपन ने मान लिया कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, अब इसमें फिर अपन मैग्नेटिक फील्ड को अगर ऑसिलेट कराना चाहें तो ये जैसे ये हो गई अपनी मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड किस प्लेन में है, मैग्नेटिक फील्ड एक्स जेड प्लेन में ऑसिलेट कर रही है। ये देखो एक्स जेड प्लेन में वैल्यू एक बार ऊपर गई, फिर एक बार वैल्यू नीचे आ गई, फिर अगले राउंड में ऊपर जाएगी, फिर नीचे आएगी, सेम कहानी। ठीक है, तो अब यहाँ पे ध्यान से देखना, यहाँ पे आपको समझ में जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे ऐसे ऑसिलेट कर रही है और मैग्नेटिक फील्ड ऐसे ऐसे ऑसिलेट कर रही है, और दोनों को अपन ने सुपर इम्पोज कर दिया, है ना। तो सुपर इम्पोज करने से अब रिजल्ट क्या निकल रहा है कि एक रिजल्टेंट वेव इस डायरेक्शन में जनरेट होगी जो ऐसे सीधे सीधे आती रहेगी। तो जो रिजल्टेंट वेव है उसका डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ये होगा, है ना, टुवर्ड्स द एक्स एक्सिस। तो मैग्नेटिक फील्ड तो जेड एक्सिस पे होती थी ना, हाँ, तो ये वही एक्स जेड प्लेन ही है ना, ये प्लेन में ऑसिलेट करते हैं, एक्सिस पे ऑसिलेट नहीं करते, ये प्लेन में ऑसिलेट करते हैं, मतलब ये पूरा प्लेन हो जाता है ना, एक्स वाई प्लेन पूरा और ये एक्स जेड प्लेन पूरा। सर इसको रेयरर मीडियम डेंसर मीडियम भी बोल सकते हैं क्या? नहीं यार, डेंसर मीडियम और रेयरर मीडियम वो तो अलग होता है ना, ये तो पूरा सब कुछ एयर में हो रहा है। रेयरर और डेंसर मीडियम की बात तो अपन उसमें करते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वगैरह जब फिजिक्स में अपन देखते हैं कि उसमें ऐसा होता था कि ये जैसे कोई ग्लास स्लैब है ना, तो यहाँ पर अपन बात करते हैं कि ये एयर है और ये ग्लास है, तो ग्लास ज़्यादा डेंसर है एयर से, तो जो लाइट की रे है वो टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड हो जाएगी। तो डेंसर मीडियम का मतलब होता है कि जहाँ पे डेंसिटी चेंज हो रही हो, तो यहाँ पर ग्लास की डेंसिटी एयर से ज़्यादा है। अब यहाँ पर तो ये पूरा एयर में हो रहा है ना ये एक्सपेरिमेंट, तो इसमें रेयर और डेंसर मीडियम की बात ही नहीं कर रहे अपन। और मेन बात तो यहाँ पर ये है कि ये वाली जो रेज होती है ये मीडियम पे डिपेंड ही नहीं करती ना, तो आप रेयरर मीडियम लो चाहे डेंसर मीडियम लो, इनकी स्पीड तो इट विल रिमेन सेम। ठीक है, क्लियर हो गया सोमिल? यस सर। ठीक है, तो चलो ये अपन ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के बारे में समझ लिया टेक्निकली क्या होता है ना। मेन थिंग क्या है इसमें, मेन थिंग ये है कि आपको दो चीजें पता होनी चाहिए, एक तो इसकी डेफिनेशन क्या होती है, ये स्कूल में आ सकता है, और ये वैल्यू 3 × 10⁸ है ना, इतना मेन चीज है जो अपने काम की है, जो फ्रीक्वेंटली यूज होगी। बाकी न्यूमेरिकल कैसे बनते हैं भी अपन करेंगे तो समझ में आ जाएगा संकेत, थोड़ा धैर्य धैर्य रखा जाए। अभी अपन अगला टॉपिक लिखते हैं, इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट एक सेकेंड, इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ वेव। ठीक है,
एक वेव के क्या इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकते हैं, है ना। तो वेव मतलब तो अपन को पता ही है, अभी अपन ने देखा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव रेडिएशंस। वेव का मतलब ये होता है कि कोई भी चीज जो ऊपर जाए फिर नीचे आ सके, वो एक वेव है। तो उसकी अपन एक डायग्राम बना लेते हैं। तो जैसे ये है अपनी मीन पोजीशन, है ना, ये है अपनी सेंट्रल पोजीशन। अब कोई वैल्यू अगर कुछ टाइम के लिए बढ़ गई, फिर कम हो गई, फिर बढ़ गई, फिर कम हो गई, है ना, इस तरह के नेचर को, अगर इस तरह का बिहेवियर कोई भी चीज शो कर रही है तो हम कहते हैं कि वो एक वेव है। तो इस तरह का कोई वेवी नेचर अगर शो कर रही है तो फिर इसमें बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, है ना। वेव से रिलेटेड ऐसे कौन कौन से टर्म्स हैं जो अपन को पता होने चाहिए, वो सब हम अब इस हेडिंग में देखेंगे, ठीक है। तो अब इनमें ऐसा होता है कि जो इसको बोलते हैं क्रेस्ट, है ना, जो हाईएस्ट पॉइंट रहता है इसको बोलते हैं क्रेस्ट। इसमें से कुछ कुछ चीजें आप लोगों ने पिछले क्लास में भी देखी होगी। और जो लोएस्ट पॉइंट रहता है उसको बोलते हैं ट्रफ। हाँ, थोड़ा सा फिजिक्स है अभी फिलहाल, अगले 2-3 मिनट। तो ये क्रेस्ट हो गया, ये ट्रफ हो गया। उसके बाद और इसमें फिर हम एम्पलीट्यूड की बात करते हैं, है ना, कि ये वेव जितना ऊपर जाएगी उतना ही नीचे आएगी मीन पोजीशन से। तो अब यहाँ पर वेवलेंथ क्या होती है, इस डिस दो क्रस्ट के बीच में जो डिस्टेंस होता है उसे वेवलेंथ बोलते हैं, है ना। वेवलेंथ मतलब लेंथ ऑफ वेव। तो लेंथ ऑफ वेव को कैसे समझा जाता है कि वेव जब स्टार्ट हुई तो एक बार ऊपर आ गई और एक बार नीचे आ गई, इसको एक वेव मान लिया जाता है, ठीक है। क्योंकि इसके आगे से तो फिर वो रिपीट हो रहा है बिहेवियर, वो फिर से ऊपर जाएगी फिर से नीचे आएगी, तो ये दूसरी वेव हो गई। फिर से ऊपर गई फिर से नीचे आई, तीसरी वेव हो गई, है ना। तो ये वाला जो पॉइंट है जहां से वेव स्टार्ट हो रही है, इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक पूरी एक वेव होती है। तो आप इसको पूरी एक वेवलेंथ बोल सकते हो, है ना। या थोड़ा सा शिफ्ट करके देख लो, तो अगर यहां से अपन ने थोड़ा सा शिफ्ट कर दिया तो वो वैल्यू यहां से भी शिफ्ट हो जाएगी। देखो जैसे ये स्टार्टिंग पॉइंट है अपना और ये एंडिंग पॉइंट है ना, इन दोनों के बीच में अपन एक वेवलेंथ बोलते हैं, 1 लैम्डा, ठीक है। ये जो सिंबल है इसे लैम्डा बोला जाता है, इसको बोला जाता है लैम्बडा। ये शायद आप लोगों ने सुना होगा 10th क्लास में, है ना। वेवलेंथ को ये रिप्रेजेंट करता है। तो अगर इन दोनों पॉइंट्स के बीच में वेव है तो उसको वन वेवलेंथ बोलते हैं। या फिर देखो इधर से थोड़ा आधा शिफ्ट कर दो पॉइंट को तो वो इधर आ गया, तो सिमिलरली इस पॉइंट को भी आधा इधर शिफ्ट कर दो तो वो इधर आ गया। तो बेसिकली ये पॉइंट और ये पॉइंट, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस भी अगेन वन वेवलेंथ को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। तो अब अपन लिख लेते हैं जो टर्म्स हैं एक एक करके। पहला है वेवलेंथ, वेवलेंथ जैसा कि नाम से समझ में आ रहा है वेव की लेंथ, है ना। तो वेव किसे कहा जाता है, एक वेव अपन बोलते हैं इट इज द डिस्टेंस बिटवीन टू क्रेस्ट्स या फिर ट्रफ्स, राइट। दो क्रेस्ट के बीच में जो डिस्टेंस है, दो क्रेस्ट के बीच में जो डिफरेंस है उसे भी वेवलेंथ बोला जाता है। या फिर इसको ऐसे भी बोल सकते हैं उल्टा, दो ट्रफ के बीच में डिस्टेंस, उसको भी वेवलेंथ बोल सकते हैं, दोनों रहेगा सेम ही, राइट। तो ये होती है वेवलेंथ की डेफिनेशन, है ना। और डायग्रामेटिकली भी हमने इसे रिप्रेजेंट कर दिया है, इसको हम लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं। आप लैम्डा यहाँ पे ब्रैकेट में लिख लेना, वेवलेंथ ब्रैकेट में लैम्डा, ठीक है। अब कुछ बहुत इंपॉर्टेंट कन्वर्जन है जो अपन को ध्यान में रखने होते हैं इसमें, है ना। तो वो कन्वर्जन्स लिख लो कि जैसे 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू 10⁻⁻⁻10 मीटर्स, ठीक है।
ये सारे कन्वर्जन्स अपन को एकदम रट के रखना है, ये न्यूमेरिकल्स में पूछे जाते हैं। फिर और आएगा इसमें 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 10⁻⁻⁹ फिर है 1 पिकोमीटर इज इक्वल टू 10⁻⁻12 मीटर्स, और एक यूनिट होती है 1 फेम्टोमीटर इज इक्वल टू 10⁻⁻15 मीटर्स। ठीक है, तो ये यूनिट कन्वर्जन्स आपको याद रखना है। तो अब देखो इसको याद कैसे रख सकते हो, मतलब मैंने जैसे याद कर रखा था मैं वैसे बता देता हूँ। देखो ये यहाँ पर एंगस्ट्रॉम का ये सिंबल होता है ना, ये जो A0 लिखा हुआ है इसको एंगस्ट्रॉम बोलते हैं। एंगस्टॉर्म, हाँ समकित, उसको अपन देखते हैं अभी जब डिस्कशन करेंगे। तो ये जो एंगस्ट्रॉम है, देखो एंगस्ट्रॉम में ए के ऊपर एक 0 आ रहा है ना, तो यहाँ पर भी 10 की पावर में भी 0 आ जाएगा। ठीक है, एंगस्ट्रॉम का कन्वर्जन ऐसे याद रख सकते हो। फिर नैनोमीटर में N फॉर 9 है ना, यहाँ पर भी 9 मतलब NINE, तो ये वाला N और ये N। ठीक है, पिकोमीटर PM 10⁻⁻12, इसको आप ऐसे याद रख सकते हो, घड़ी में जैसे 12 बजते हैं ना, घड़ी से याद रख सकते हो है ना, घड़ी में अपना बजता है ना 12 PM। ठीक है, तो इस साइड से इस तरह से याद रख सकते हो, PM मतलब 12। फिर FM, ये FM फेम्टोमीटर 15, ये भी वैसे याद रख सकते हैं जैसे अपने नैनोमीटर के लिए याद रखा था, है ना, N मतलब 9, ऐसे ही 15 में भी F आएगा। ठीक है, तो 1 FM मतलब 15 10⁻⁻15 नैनोमीटर। और ये एक सीक्वेंस में याद रख सकते हो, 3 3 का डिफरेंस है, 9 के बाद 3 12, 12 और 3 15। ठीक है, तो इसलिए अपन को ऐसे कंफ्यूजन नहीं होगा कि 15 की जगह 14 तो नहीं होगा, क्योंकि 14 में भी F आता है। तो वो कंफ्यूजन रिमूव करने के लिए आप ऐसे सीरीज याद रख सकते हो, 9 के बाद 12 आएगा, 12 के बाद 15 आएगा। अच्छा, FM स्क्रीन पे विजिबल नहीं है क्या? एक मिनट रुको, कहाँ PM विजिबल है, FM बिल्कुल भी विजिबल नहीं है जो मैंने लिखा। नो सर। अच्छा रुको, फिर मैं FM दोबारा लिख देता हूँ। ये संकित तो बोल रहा है उसको सब कुछ विजिबल है, ऐसा कैसे हो सकता है? सर पहले विजिबल था, अब नहीं है। अभी है? यस सर। अभी हो रहा है सबको विजिबल? अब अभी दिख रहा है सबको अभी, एट दिस मोमेंट? सर अभी भी FM विजिबल नहीं है। अच्छा, ऐसा कैसे हो सकता है यार? ये डिवाइस मोबाइल के साइज पे भी डिपेंड करता है क्या, मोबाइल की स्क्रीन के साइज पे? क्योंकि मेरी कुछ तो जो लोगों ने क्या स्क्रीन है पता सब। जूम कर रखा हो उस पे। हाँ यार, वैसा कुछ हो सकता है, तुम फिर अपनी सेटिंग देखो एक बार, क्योंकि बाकी सब लोग तो बोल रहे नहीं कि नहीं मुझे दिख रहा सर, वो जूम अपन कर सकते हैं इससे, है। अच्छा। हाथों से स्क्रीन में, जिससे स्क्रीन पूरी मतलब मोबाइल में स्प्रेड हो जाती है, और हाँ। फिर कुछ कुछ पार्ट नहीं दिखता कभी कभी। अच्छा अच्छा, चलो कोई नहीं, मैं दोबारा लिख देता हूँ, देखो अगले पेज पे, इतना परेशान होने की बात नहीं है उसमें। जैसे 1 FM इज इक्वल टू 10⁻⁻15 मीटर, ये लिखा हुआ था मैंने पिछले पेज पे, और उसमें मैं ये कह रहा था कि 15 में भी F आता है, मतलब FM में भी F है, और 15 की भी जब आप स्पेलिंग लिखोगे तो इसमें भी F आता है, तो आप इस तरह से याद रख सकते हो, है ना। और इस 14 में भी F आता है, तो ऐसे तो अपन को 14 से कंफ्यूजन हो सकता है, तो कंफ्यूजन क्यों नहीं होगा, क्योंकि अपन सीरीज में याद रखेंगे, है ना, 9, 9 के बाद 12, फिर 12 के बाद 15। ठीक है, तो ये मैंने बताया था पिछले पेज पे। तो ये फिट टू विंडो का ऑप्शन, ये तो तुम लोग करोगे ना जो अपने अपने मोबाइल्स में, क्यों संकेत? हाँ, तो तुम लोग देख लो यार, ये संकेत बोल रहा है कि वो फिट टू विंडो का एक ऑप्शन आता है,
तो जिसको भी दिक्कत हो रही थी वो एक बार वो सेटिंग करके देख लेना। सर वो पीसीज में आता है बस, इसमें नहीं आता मोबाइल में, अच्छा अच्छा, ऐसा पीसीज रहता है। लैपटॉप्स में। अरे कोई यस सर। दिक्कत नहीं है, अपन थोड़ा ऊपर लिख लेंगे यार, इतना बड़ा मैटर नहीं है वो। ठीक है, तो ये कन्वर्जन सबको समझ में आ गए। कन्वर्जन अपन को ध्यान में रखना है ना, ऐसे ही ध्यान में रखना है जैसे मैंने बताया, तो जिससे कंफ्यूजन ना हो। फिर ये पहला टर्म हो गया वेव से रिलेटेड, जो कि इंपॉर्टेंट था, वेवलेंथ, है ना। अगला टर्म है सेकंड, फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी, है ना। तो फ्रीक्वेंसी का क्या मतलब होता है? फ्रीक्वेंसी की डेफिनेशन हम पहले भी कई क्लासेस में सुन चुके हैं। इट इज नंबर ऑफ ऑसिलेशंस पर सेकेंड, है ना। एक सेकेंड में कितने ऑसिलेशंस हो रहे हैं उसको फ्रीक्वेंसी बोला जाता है। एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय, it is represented by mu। it is represented by mu and उसकी जो यूनिट है, यूनिट क्या होती है? यूनिट इज हर्ट्स। इसकी एसआई यूनिट जो है वो होती है हर्ट्स। ठीक है, ये बातें आपने पिछले पहले के क्लासेस में भी देखी होगी। हर्ट्स का मतलब होता क्या होता है? हर्ट्स का मतलब होता है पर सेकेंड, है ना। साइकिल्स पर सेकेंड होता है एक्चुअली, तो साइकिल्स पर सेकेंड, है ना। साइकिल्स पर सेकेंड हर्ट्ज होता है, और इसको सिंपली, इसका जो यूनिट है वो सिंपली ऐसे लिख देते हैं अपन, पर सेकेंड, है ना। हर्ट्ज इज 1/सेकेंड। ठीक है, अभी क्वेश्चंस आएंगे तो पता चल जाएगा संकेत क्या काम आता है केमिस्ट्री में अभी, है ना। तो देखो, नंबर ऑफ ऑसिलेशंस सर पर, हाँ हाँ बोलो। सर आपने साइकिल्स पर सेकंड लिखा है, फिर वन वन पर सेकंड लिखा है, हाँ हाँ, मैं वही बता समझ रहा में नहीं आया। हूँ। हाँ मैं वही बता रहा हूँ, मैं यस सर। स्टार्टिंग से समझा रहा हूँ डेफिनेशन। नंबर ऑफ ऑसिलेशंस पर सेकेंड, है ना। एक सेकेंड में कितने ऑसिलेशन? तो एक ऑसिलेशन अपन किसको बोलते हैं? कि जब एक बार वैल्यू ऊपर आ जाए फिर नीचे आके वापस आ जाए, इसको हम बोलते हैं कि एक ऑसिलेशन कंप्लीट हो गया ना, यहाँ से चालू होके यहाँ पे जब खत्म होता है तो हम बोलते हैं एक ऑसिलेशन कंप्लीट हो गया। तो एक सेकेंड में वो कितनी बार ऑसिलेट कर रही है वेव? जैसे ये अगर एक सेकेंड में 3 बार ऑसिलेट कर गई टोटल, तो हम बोलेंगे कि उसकी फ्रीक्वेंसी है, वेव की फ्रीक्वेंसी है 3। तो 3 का मतलब क्या है? 3 साइकिल्स पर सेकेंड, है ना। एक सेकेंड में वो 3 साइकिल कंप्लीट कर लेती है वेव, है ना, या फिर 3 ऑसिलेशंस कंप्लीट कर लेती है। ऑसिलेशन और साइकिल का मतलब एक ही है। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय म्यू, है ना। म्यू जो सिंबल है उसको ऐसे लिखा जाता है, ये है म्यू, है ना। इसको मैं जूम करके लिख देता हूँ, ये कुछ इस तरह का दिखता है। ठीक है, इसको म्यू बोलते हैं, मतलब थोड़ा आड़ा टेढ़ा जो वी होता है, वी को थोड़ा आड़ा टेढ़ा कर दो तो वो म्यू बन जाएगा। तो इसको म्यू से अपन रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, और इसकी यूनिट क्या होती है? हर्ट्स। और हर्ट्स का मतलब क्या होता है? साइकिल्स पर सेकेंड। ठीक है, तो कहीं पर अगर ऐसा लिखा है कि म्यू म्यू ऑफ वेव इज 3 पर सेकेंड, है ना। तो इसका मतलब ये होगा कि ये जो वेव है ना, ये जो वेव है इसकी फ्रीक्वेंसी है 3 साइकिल्स पर सेकेंड की। तो जो यूनिट है वो दोनों यूनिट यूज हो जाती है, साइकिल्स पर सेकेंड भी यूज हो जाती है, या सिंपली पर सेकेंड भी यूज होता है ना। तो अगर कहीं पे पर सेकेंड यूज किया गया है तो उसका मतलब भी यही होगा, साइकिल्स पर सेकेंड, विच विल मीन फ्रीक्वेंसी। म्यूट कर दो भाई अपने माइक्रोफोन। ठीक है, ये बात समझ में आ गई सबको, है ना। तो सेम यूनिट होती है। सर हाँ बोलो। सर फिर उसका तो मतलब वन पर सेकंड होगा, फिर साइकिल्स पर सेकंड नहीं होगा ना उसका मतलब?
साइकिल्स पर नहीं, एक ही बात है, साइकिल्स भी क्या है तो नंबर ही ना, मतलब जैसे सर जैसे लेकिन उसमें 1 लिखा है और साइकिल जरूरी थोड़ी ना 1 हो, अरे समझ में नहीं देखो आ रहा देखो अभी देखो, भी। तुम्हें समझ में आ जाएगा। जैसे जैसे अपन मोल्स लिखते हैं ना, अपन लिखते हैं यस मोल्स सर। ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू 3। ये स्टेटमेंट सही है, इस सैंपल में ऑक्सीजन के मोल्स हैं 3। यस सर। या फिर अपन ऐसे भी लिख देते ना कि मोल्स ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू 3 मोल, ये भी तो सही है। यस सर। तो मैं वही कह रहा हूँ कि ये ऐसी यूनिट है मोल्स की, जैसे इसको आप लिखो और नहीं लिखो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत कहाँ पे आती है, जैसे डिस्टेंस अपन को लिखना है ना, डिस्टेंस ऑफ टू सिटीज, डिस्टेंस ऑफ टू सिटीज 5 वॉट, 5 मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर, मेगामीटर्स, वॉट। ठीक है, तो यहाँ पर फिर अपन को स्पेसिफाई करना पड़ता है कि वी आर टॉकिंग इन किलोमीटर्स, 5 किलोमीटर्स। ठीक है, तो यस सर। ये अब पॉइंट की बात ये है या सीखने वाली बात ये है कि ये एक प्रॉपर्टी है डिस्टेंस, और ये उसकी एक यूनिट है किलोमीटर। लेकिन ये जो प्रॉपर्टी है मोल, इसकी यूनिट भी मोल ही होती है, समझ रहे हो ना। यस सर। तो जब उसकी यूनिट सेम है और एक ही यूनिट है तो उसको आप लिखो नहीं लिखो वो तो बाय डिफॉल्ट अपन को समझ में आ ही जाएगा कि अगर आपने 3 लिखा है तो वो मोल्स की बात कर रहा है। ठीक है, लेकिन यस सर। डिस्टेंस में ऐसा नहीं होता। तो जैसा जो अपन एक्सप्लेनेशन यहाँ मोल्स के लिए दे रहे हैं, यहाँ पर साइकिल्स के लिए भी वही बात है, ऑसिलेशंस के लिए भी वही बात है। तो जब आप फ्रीक्वेंसी अगर इस तरह से लिख रहे हो 3 पर सेकेंड, इसका मतलब बाय डिफॉल्ट यही है कि वो 3 साइकिल्स 1 सेकेंड में कंप्लीट कर रही है वेव। तो आप चाहो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, 3 साइकिल्स पर सेकेंड। ठीक है, दोनों ही तरीके सही हैं लिखने के, है ना। तो अपन को दोनों से ही समझ में आ जाना चाहिए क्योंकि क्वेश्चन दोनों के फॉर्म में होता है, दोनों यूनिट के फॉर्म में होता है क्वेश्चन। क्लियर हो गया चंद्रभान? यस सर। ठीक है, तो ये हो गई फ्रीक्वेंसी की बात। फिर अगला है, थर्ड है वेलोसिटी, है ना, वेव की वेलोसिटी। ये जितने भी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं ये सब अपन वेव के लिए देख रहे हैं। तो वेव की वेलोसिटी क्या होगी, इट इज, इसको भी लिख लो, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय वेव इन 1 सेकेंड। ये तो सिंपल है, वेलोसिटी की डेफिनेशन वही होती है, स्पीड पर सेकेंड, है ना। तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 1 सेकेंड। ठीक है, और डिस्टेंस भी कैसा, लीनियर डिस्टेंस। सर साइकिल्स की जगह राउंड पर सेकंड्स भी लिख सकते हैं। राउंड पर सेकेंड्स, रिवॉल्यूशंस पर सेकेंड्स लिख सकते हो, लेकिन राउंड्स जनरली, जैसे टायर वगैरह कुछ उस तरह का सर्कुलर ऑब्जेक्ट है ना, उसके लिए जनरली यूज होता है राउंड। बाकी अगर क्वेश्चन में आ गए तो ठीक है, आप क्वेश्चन में आ जाए अगर, तो अपन वैसे ही समझेंगे उसको, राउंड पर सेकेंड मतलब भी वही हो जाएगा फ्रीक्वेंसी, है ना। यस सर। तो वेलोसिटी की डेफिनेशन हो जाएगी लीनियर डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 1 सेकेंड। यहाँ पर अपन ने लीनियर वर्ड इसलिए लिखा है क्योंकि लीनियर का मतलब होता है एक लाइन में। ठीक है, तो ध्यान देना यहाँ पे, अगर यहाँ से वेव चलना स्टार्ट हुई और वो यहाँ तक पहुंच गई, तो 1 सेकेंड में मान लो वेव यहाँ से स्टार्ट होके यहाँ तक पहुंच गई, तो ये जो लीनियर डिस्टेंस है ना, इसको अपन मेजर करेंगे और इससे अपन वेलोसिटी कैलकुलेट करेंगे। ये जो कर्व्ड डिस्टेंस है या जो एक्चुअल पाथ है उससे अपन, उसको अपन मेजर नहीं करेंगे क्योंकि कर्व्ड पाथ ज्यादा बड़ा आएगा लीनियर पाथ से। तो वेलोसिटी जो रहती है उसके लिए अपन लीनियर डिस्टेंस कंसिडर करते हैं वेव का, कर्व्ड डिस्टेंस नहीं। ठीक है, इसलिए यहाँ पर ये लीनियर वर्ड स्पेसिफाई करके लिखा हुआ है। बाकी इसकी तो यूनिट वही होती है जो आप लोगों को समझ में आ रही है ना, मीटर पर सेकेंड। यूनिट इज मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो ये तो सिंपल था, सबको समझ में आ गया होगा। अगला है इसमें एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड। ठीक है, तो एम्पलीट्यूड का मतलब क्या होता है,
हाइट ऑफ क्रेस्ट या फिर डेप्थ ऑफ ट्रफ, है ना, क्रेस्ट की हाइट या ट्रफ की गहराई, ठीक है। तो जैसे ये अपना जो ये है अपना क्रेस्ट मतलब टॉप मोस्ट पॉइंट, तो इसकी हाइट, ये एम्पलीट्यूड हो जाएगा स्मॉल ए, या फिर ट्रफ की डेप्थ, तो ये भी एम्पलीट्यूड हो जाएगा स्मॉल ए, ठीक है। तो इसको अपन कैसे रिप्रेजेंट करते हैं एम्पलीट्यूड को, रिप्रेजेंटेड बाय, एक सेकेंड, रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल ए, है ना, आर को आप कैपिटल में लिख लेना क्योंकि फुल स्टॉप के बाद लिख रहे हैं, रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल ए। तो स्मॉल ए से इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम, और इसकी यूनिट क्या होती है, यूनिट्स ऑफ डिस्टेंस, ठीक है। डिस्टेंस की जो जो यूनिट होगी वो सब इसकी यूनिट होगी, क्योंकि ये है तो अपने आप में एक डिस्टेंस ही, है ना, हाइट इज अ फॉर्म ऑफ डिस्टेंस, ठीक है। तो ये हो गया अपना एम्पलीट्यूड, है ना। फिर अगला होता है वेव नंबर, ठीक है। तो वेव नंबर की डेफिनेशन लिखो, नंबर ऑफ वेव्स इन 1 सेंटीमीटर लेंथ, है ना, नंबर ऑफ वेव्स इन 1 सेंटीमीटर लेंथ, ये होता है वेव नंबर। तो इसमें और लिख लेते हैं, उसके बाद इसको समझेंगे। तो वेव नंबर को कैसे अपन रिप्रेजेंट करते हैं, रिप्रेजेंटेड बाय, म्यू बार से रिप्रेजेंट करते हैं, उसका सिंबल मैं भी लिख दूंगा पेन से, रिप्रेजेंटेड बाय म्यू बार, और इसकी यूनिट क्या होती है, यूनिट इज 1 बाय सेंटीमीटर, 1 बाय सेंटीमीटर। तो देखो अब इसको समझ लेते हैं, एकदम लॉजिकल है। पहले तो इसका रिप्रेजेंटेशन लिख लेते हैं, रिप्रेजेंटेड बाय म्यू, म्यू फ्रीक्वेंसी की यूनिट थी बार, ये म्यू के ऊपर जब अपन इसे डंडा लगा देते हैं तो ये म्यू बार हो गया, है ना। तो म्यू बार हो गया अपना। अब देखो नंबर ऑफ वेव्स इन 1 सेंटीमीटर लेंथ, 1 सेंटीमीटर लेंथ में कितनी वेव्स होंगी, तो इसका अपन फॉर्मूले का डेरिवेशन कर लेते हैं कि जैसे मान लो एक वेव की लेंथ है लैम्डा सेंटीमीटर, है ना, एक वेव उसकी लेंथ है लैम्डा सेंटीमीटर, जिसे अपन वेव लेंथ बोलते हैं, ठीक है। तो यूनिटरी मेथड से अगर अपन कहें तो लैम्डा सेंटीमीटर में अगर एक वेव है तो 1 सेंटीमीटर में कितनी वेव्स होगी, 1 बाय लैम्डा वेव्स, है ना, 1 सेंटीमीटर में 1 बाय लैम्डा वेव्स होंगी। तो डेफिनेशन क्या है वेव नंबर की, नंबर ऑफ वेव्स इन 1 सेंटीमीटर, तो 1 सेंटीमीटर में कितनी नंबर ऑफ वेव्स है, 1 बाय लैम्डा, तो इसका मतलब इससे अपन क्या कह सकते हैं कि अपना वेव नंबर क्या हो जाएगा, 1 बाय लैम्डा, ठीक है। तो ये इसका शॉर्ट डेरिवेशन था, मतलब आप लॉजिकली फॉर्मूला इसका याद रख सकते हो, है ना। तो अब देख लो, ऊपर 1 है और नीचे वेवलेंथ है लैम्डा, लैम्डा की यूनिट सेंटीमीटर में है, तो इसकी वेव नंबर की यूनिट क्या आ जाएगी, 1 बाय सेंटीमीटर, है ना, 1 बाय सेंटीमीटर। दिस इज व्हाट वेव नंबर, ठीक है। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। क्लियर हो गया। तो Yes. एक दो पॉइंट और बचे हैं इसमें, ये कौन सा था, 5th था अभी शायद ना, Yes. हाँ 5th था। तो 6th पॉइंट देखो, 6th पॉइंट एक रिलेशनशिप होता है, वो
डायरेक्टली ऐसे लिख लो, v मतलब वेलोसिटी ऑफ वेव इज इक्वल टू म्यू मतलब फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव इनटू लैम्डा मतलब वेवलेंथ। ठीक है, तो ये अपना एक रिलेशन रिलेशन होता है वेलोसिटी में, फ्रीक्वेंसी में और वेवलेंथ में, है ना। तो ये रिलेशन अपन को याद रखना है, काफी जगह क्वेश्चंस में यूज आएगा इसका। ठीक है, फिर इसमें अगला पॉइंट आता है ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ। इसको ड्राइव भी करेंगे। इसको डिराइव कर सकते हो, डेरिवेशन इसका सिंपल ही है। एक मिनट रुको, हाँ तो इसका डेरिवेशन अगर आपको देखना है तो इसकी यूनिट्स देख लो, वेलोसिटी मीटर पर सेकंड या सेंटीमीटर पर सेकंड में ले लो, है ना। और फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी की यूनिट हो जाएगी साइकिल्स पर सेकंड। ठीक है, कि एक वेव कितने साइकिल्स कवर कर रही है एक सेकंड में। और वेवलेंथ क्या होता है, वेवलेंथ की यूनिट हो जाएगी सेंटीमीटर पर साइकिल, है ना। एक साइकिल में जैसे यहां से अपनी वेव स्टार्ट हुई, ये अपनी एक साइकिल खत्म हो गई, तो एक साइकिल में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया वो हो गया वेवलेंथ, सेंटीमीटर इन वन साइकिल, सेंटीमीटर पर साइकिल। और फ्रीक्वेंसी अपनी होती है साइकिल्स पर सेकेंड, है ना, एक सेकेंड में वेव कितनी साइकिल्स कवर कर रही है। तो आप दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो ये साइकिल से साइकिल कैंसिल हो जाएगा, सेंटीमीटर पर सेकेंड ये अपनी आ जाएगी स्पीड। ठीक है, तो इस तरह से यूनिट्स की हेल्प से इसको डिराइव कर सकते हो। बाकी लास्ट पॉइंट देख लेते हैं अब अपन इस टॉपिक का, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेव में लास्ट पॉइंट है ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ है ना, वेवलेंथ मतलब ये लैम्डा, ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। तो क्या क्या ऑर्डर आता है, कॉस्मिक रेज, ये अलग अलग टाइप के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हैं, है ना, कॉस्मिक रेज, फिर गामा रेज, गामा का सिंबल बनाना पड़ेगा वो मुझे, है ना, तो उसको मैं बाद में बना दूंगा। फिर है एक्स रेज, फिर है यूवी रेज, अल्ट्रावायलेट, विजिबल, इंफ्रारेड, फिर है माइक्रोवेव्स, फिर है रेडियो वेव्स, है ना। तो ये इस तरह का ऑर्डर आता है। ये यहाँ पर गामा रेज था, है ना, गामा का ये सिंबल होता है, गामा रेज, एक्स रेज, यूवी रेज। तो ये ऑर्डर आता है, इसको याद रखने की जरूरत नहीं है वैसे, है ना, इस पे क्वेश्चन वगैरह नहीं आएगा। इसका जो कुछ पोर्शन याद रखना होगा आगे के टॉपिक्स में वो अपन उसी टॉपिक में याद रख लेंगे। ठीक है, तो सर ये किस चीज का ऑर्डर है, मतलब ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस होती हैं अलग अलग टाइप की, जैसे गामा रेज भी अपने आप में एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, इसमें से कुछ कुछ के तो नाम सुने हैं ना अपन ने, जैसे एक्सरे का सुना है, ठीक है, अल्ट्रावायलेट रेज सन से आती है ना, विजिबल रेडिएशंस मतलब वो सारे रेडिएशंस जो कलर्स के फॉर्म में देखते हैं। तो बेसिकली जितने मतलब हाँ बोलो। फिर यहाँ कॉस्मिक रेज की वेवलेंथ कम होगी, उससे बड़ी फिर गामा की होगी, हाँ हाँ बिल्कुल, ऐसा ये है। ग्रेटर देन का साइन है ना, तो ग्रेटर देन मतलब गामा रेज की जो वेवलेंथ है वो कॉस्मिक रेज से ज्यादा है। ये दिस इज इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ
वेवलेंथ्स, है ना? तो तुम क्या पूछना चाह रही हो पाखी? कॉस्मिक रेज क्वेश्चन मार्क? कॉस्मिक रेज क्वेश्चन मार्क मतलब कॉस्मिक रेज का मतलब क्या होता है? कॉस्मिक रेज एक अपने अपने टाइप की एक रेज होती होगी जिनकी कुछ स्पेशल प्रॉपर्टीज होंगी, है ना? ये कॉस्मिक रेज अभी मतलब अर्थ पे प्रैक्टिकली बहुत ज्यादा यूज नहीं होती है। ये जनरली यूनिवर्स में कुछ दिखी होंगी साइंटिस्ट को कुछ अलग टाइप की रेज, तो उसको कॉस्मिक रेज नाम दे दिया होगा, है ना? मतलब ये अपने सिलेबस में नहीं है। अपना जो मेन डीलिंग होगी वो यूवी रेज, विजिबल और इंफ्रारेड, इतने में अपना गेम चला करेगा, ठीक है? तो कॉस्मिक रेज के बारे में आपको जानने की जरूरत नहीं है अभी, उसको आप स्किप कर सकते हो। अच्छा, जो इंपॉर्टेंट चीज अपन को ध्यान रखना है वो है ये ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ विजिबल रीजन का। विजिबल में ये सारे कलर्स आते हैं। विबग्योर, इस बात की जानकारी आप सभी को होगी, बहुत पॉपुलर टर्म है ना? विबग्योर। और इसमें सबसे ज्यादा बड़ी वेवलेंथ किसकी होती है? रेड की, है ना? रेड की सबसे बड़ी वेवलेंथ होती है। तो ये इसका विबग्योर में वेवलेंथ का डिक्रीजिंग ऑर्डर है ना? वॉयलेट की वेवलेंथ सबसे छोटी होती है। ये याद रखना है अपन को, है ना? ये सबको याद होना चाहिए ये ऑर्डर। और उसमें रेड की वेवलेंथ सबसे ज्यादा होती है, ठीक है? इसका अपन ने रीजन भी पढ़ा है, मतलब इसका अपन ने एप्लीकेशन भी पढ़ा होगा छोटी क्लासेस में कि रेड लाइट के लिए रेड कलर इसलिए यूज किया जाता है क्योंकि वो सबसे उसकी जो वेव है वो सबसे दूर तक जा पाती है, यस ठीक है? यस सर। तो ये अपना हो गया विबग्योर। तो यहाँ पर अब अपन ने सारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस, क्योंकि एक वेव है तो इसलिए अपन को वेव के सारी प्रॉपर्टीज पता होनी चाहिए थी। तो यहाँ पर अपन ने इस टॉपिक में सारी वेव की प्रॉपर्टीज पढ़ ली हैं, है ना? अब अपन अगले टॉपिक पे आते हैं। नेक्स्ट हेडिंग आप लिखो, पार्टिकल नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। अभी जो हमने बात की वो ये बात की हमने कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन अगर वेव की तरह बिहेव करें तो वो क्या, उससे उससे रिलेटेड क्या थ्योरी होगी, है ना? फिर बाद में कुछ कुछ ऐसे एक्सपेरिमेंट्स हुए जहां पर साइंटिस्ट को ये लगा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो है वो कुछ कुछ सिचुएशन में पार्टिकल की तरह भी बिहेव कर सकती है। आज डिस्कशन होगा ना? अभी कितना टाइम हो गया है? 3:55। सही कह रहे हो यार, अपन अभी डिस्कशन कर लेते हैं, वो ज्यादा सही रहेगा क्योंकि फिर टाइम अपना खत्म हो जाएगा और ये नया टॉपिक है, ठीक है? अपन ये पार्टिकल नेचर वाला टॉपिक नेक्स्ट क्लास से चालू कर देंगे, है ना? नहीं नहीं, कर लेते हैं, डिस्कशन भी कर लेते हैं क्योंकि वो भी जरूरी है पैरेलल में। तो पहले एटॉमिक की शीट खोल रहा हूं मैं, है ना? पहले मैं एटॉमिक स्ट्रक्चर की शीट खोल रहा हूं। ये रहा एटॉमिक स्ट्रक्चर। इसमें सेक्शन ए दिया था होमवर्क में, राइट? इसके अपन ने कुछ क्वेश्चंस तो कर लिए थे सेक्शन ए के। ये बाकी 4 तक कर लिया था सर। ये कंक्लूजन वगैरह ये वाला क्वेश्चन तो करने की जरूरत नहीं है, सब्जेक्टिव क्वेश्चन है ये, थ्योरेटिकल है। इसमें देख लेते हैं ऑब्जेक्टिव में। ये सर सब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी आते हैं? सब्जेक्टिव क्वेश्चंस नहीं आते, मतलब उसमें नहीं आते, कॉम्पिटिटिव में, है ना? स्कूल स्कूल में आते हैं सब्जेक्टिव क्वेश्चंस, ठीक है? तो इसमें Yes, बताओ sir. अपना कोई डाउट है क्या सेक्शन ए में? नहीं है सर। किसी को कोई डाउट नहीं है सेक्शन ए में? 6th क्वेश्चन में डाउट है? सर A5 में भी है। A5, एक सेकेंड यार, मैं अपना चार्जर थोड़ा एडजस्ट कर लूँ, ये
डिस्चार्ज हो रहा है लैपटॉप। हाँ, कौन सा A3 है? पहले सबसे पहले A3 है। A3 देख लेते हैं। द रेशियो ऑफ E/m वैल्यूज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन एंड एन अल्फा पार्टिकल इज। E/m की वैल्यू, E/m का रेशियो। एक मिनट रुको, ये तो पूरा सिलेक्ट हो रहा है। ठीक है, अपन ऐसे ओरली कर लेंगे इसको। E/m निकालना है अपन को इलेक्ट्रॉन और अल्फा पार्टिकल के लिए, है ना। ये वाला क्वेश्चन हुआ है किसी से? E/m निकालना है। एक्सरसाइज 1 पार्ट 1 पार्ट 2 सेक्शन A3 है ना। क्वेश्चन है कि आपको E/m की वैल्यू निकालना है, का रेशियो निकालना है इलेक्ट्रॉन अल्फा पार्टिकल, है ना। ये वैल्यू हमको निकालना है। तो इसको सिंपली ऐसे कर सकते हैं, वैल्यूज डाल दो बस। पार्टिकल तो दे ही दिया क्वेश्चन में, इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन का चार्ज स्मॉल e होता है और इलेक्ट्रॉन का मास, इलेक्ट्रॉन और अल्फा पार्टिकल यही दो है ना। तो इलेक्ट्रॉन को तो मास बहुत कम हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन का मास होता है 9.1 इंटू 10⁻⁻³ kg डिवाइडेड बाय इलेक्ट्रॉन, ये मतलब अल्फा पार्टिकल का चार्ज कितना होता है 2e, है ना। अल्फा पार्टिकल का सिंबल पता है अपन को, 2+, पॉजिटिवली चार्ज हीलियम न्यूक्लियस 2+ चार्ज होगा। तो एक चार्ज कितना जाएगा अल्फा पार्टिकल पे? 2e, है ना। ये अपन ने उसमें कैलकुलेट भी किया था, क्या बोलते हैं, जब अपन क्लोजेस्ट डिस्टेंस ऑफ अप्रोच देख रहे थे ना, वहां भी अपन ने देखा था कि अल्फा पार्टिकल जो है वो k इंटू जेड इंटू 2e लिखते हैं अपन, k इंटू जेड इंटू 2e। ठीक है, तो वहां पर भी अपन ने अल्फा पार्टिकल का चार्ज 2e निकाला था। और अल्फा पार्टिकल का मास वही हो जाएगा 4 AMU, है ना। तो AMU को फिर अपन kg में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो बस इसका आंसर आ जाएगा। फिर हो जाएगा क्या अंकुर इसके आगे? तो इसका जो आंसर है वो नन ऑफ दीज आ जाएगा, क्योंकि सिंपल रेशियो होगा नहीं। तुम्हारा डाउट क्या था कि डेविएट हो रहा है? डेविएट हो रहा है मतलब डेविएट हो रहा है मतलब मैं समझा नहीं। एक सेकेंड, इलेक्ट्रॉन का चार्ज माइनस ही नहीं होगा क्या? यहाँ पर आपको सिंबल रखने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर बस सिंपली रेशियो पूछा है ना। तो साइन वाइन कंसीडर करने की जरूरत नहीं है, वो तो मैग्नीट्यूड्स का रेशियो पूछ रहा है। तो सिंपली मैग्नीट्यूड रख दो। और अल्फा पार्टिकल का मास जो तुम पूछ रहे हो अंकुर, एक सेकेंड, अल्फा पार्टिकल का मास AMU में रख दो, है ना, जैसा कि यहाँ पे दिख रहा है। AMU में रख दो, AMU में, क्योंकि पता है अपन को 4 AMU, और फिर AMU को ग्राम में किलोग्राम में कन्वर्ट कर लेना। ठीक है, तो ये जो वैल्यू है, जो वेट आएगा किलोग्राम में, वो इससे एग्जैक्टली नहीं कटेगा। तो अपना ऐसा सिंपल आंसर नहीं आएगा जैसा A, B और C ऑप्शन में दिया है। कुछ कॉम्प्लिकेटेड आंसर आएगा, तो इसलिए फिर D आंसर सही है, नन ऑफ दीज, है ना। बाकी जहां तक चार्जेस की बात हो रही है, चार्जेस का साइन तुम कुछ भी रख दो, उससे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वो रेशियो पूछ रहा है ना। रेशियो मतलब मैग्नीट्यूड पूछ रहा है वो। ठीक है, वैसे मतलब कायदे से तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज माइनस ही रखना चाहिए, और इलेक्ट्रॉन पे चार्ज -e होता है और अल्फा पार्टिकल पे चार्ज +2e होता है ना। लेकिन साइंस यहाँ पर कंसीडर करने की जरूरत नहीं है। आई होप ये क्वेश्चन सबको क्लियर हो गया होगा। तो और देखते हैं, A3 के बाद A6 पूछा जा रहा था। A6 से पहले भी था क्या कोई?
तो सिक्स को A5 देख लेते हैं पहले। A5 है the fraction of volume occupied by the nucleus with respect to the total volume of atom। तो ये वाला क्वेश्चन तो आसान है यार, इसमें डाउट क्या है लवीन, बताओ, डाउट बता सकते हो क्या है? सर वो मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मतलब कैसे होगा। अच्छा एक मिनट, ये है क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है A5 एक्सरसाइज 1 पार्ट 2 A5, और ये वाला तो नहीं, इसके तरह का दूसरा कराया होगा शायद, क्योंकि ये वाली एक्सरसाइज अपन ने की नहीं है। द फ्रैक्शन ऑफ वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय न्यूक्लियस। तो देखो अपन को डायमीटर वगैरह पता है ना, डायमीटर अपन को पता है न्यूक्लियस का कितना होता है, ऑफ द ऑर्डर ऑफ रफली 10 टू द पावर माइनस, डायमीटर न्यूक्लियस का, एक मिनट रुको, डायमीटर न्यूक्लियस का अपन को पता है ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10 टू द पावर माइनस 15 होता है, और एटम का डायमीटर कितना होता है रफली, ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10 टू द पावर माइनस 10। ठीक है, तो अब ये तो इनका डायमीटर्स का रेशियो है, तो यहां पर देखो डायमीटर से आप रेडियस निकाल लो, है ना, तो रेडियस कितना हो जाएगा इसका आधा, मतलब 0.5, इससे 0.5 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो रेडियस का भी यही ऑर्डर आएगा रफली, है ना, रेडियस क्या हो जाएगा रफली 0.5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 15, और ऐसे ही एटम का रेडियस हो जाएगा, ये तो रेडियस किसका था, न्यूक्लियस का, ऐसे ही एटम का रेडियस हो जाएगा 0.5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 10। क्वेश्चन एक्चुअली ये पूछ रहा है, क्वेश्चन में पहले समझा देता हूँ, द फ्रैक्शन ऑफ वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द न्यूक्लियस विथ रिस्पेक्ट टू टोटल वॉल्यूम ऑफ एटम, है ना, इसका मतलब ये है कि अपन को फ्रैक्शन निकालना है किस किसका, फ्रैक्शन में क्या आएगा न्यूमरेटर, और न्यूमरेटर में क्या आएगा वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस, और डिनोमिनेटर में आएगा वॉल्यूम ऑफ एटम, है ना, ये टर्म बेसिकली आपको निकालना है। तो ये वॉल्यूम, ये क्योंकि स्फेरिकल पार्टिकल्स होते हैं तो इनका फॉर्मूला होता है 4/3 पाई आर क्यूब, है ना, 4/3 पाई ऊपर नीचे से कैंसिल हो जाएगा, 4/3 पाई आर एन क्यूब न्यूक्लियस का, और 4/3 पाई आर ए एटम का क्यूब, तो ये टर्म तो कैंसिल हो जाएगा, आर एन बाय आर ए क्यूब, आर एन बाय आर ए क्यूब, तो बस आर एन बाय आर ए को आप डिवाइड करोगे तो 10 टू द पावर माइनस 5 का क्यूब, है ना, मतलब 10 टू द पावर माइनस 15। क्लियर हुआ लवीन? यस सर। शाबाश, फिर हम आगे बढ़ते हैं, सिक्स्थ क्वेश्चन पूछा जा रहा था, सिक्स्थ क्वेश्चन देख लेते हैं। द अप्रोक्सीमेट साइज ऑफ द न्यूक्लियस इज, ये तो फॉर्मूला लगा दो, उससे नहीं निकल रहा क्या? ये किसका क्वेश्चन था पाखी, फॉर्मूला लगाने से नहीं निकल रहा क्या? अच्छा एक मिनट रुको, फिर देख लेते हैं अपन, अप्रोक्सीमेट साइज, ये लोग तो बता रहे हैं निकल जाएगा, देख लेते हैं अपन, कोई बात नहीं। अपना ऑप्शन आएगा 3, 4, 5 और 2, है ना, तो 3, 4, 5 और 2 में से कोई एक आंसर आएगा फेम्टोमीटर में, तो ये है हमारा क्वेश्चन, कौन सा क्वेश्चन है ये, A6, और इसका सॉल्यूशन देखते हैं। approximate size of nucleus is 64 निकल, है ना, तो R का फॉर्मूला अपन ने पढ़ा है R0 A की पावर 1/3, तो R0 की वैल्यू ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10 टू द पावर माइनस 15 मीटर के आसपास आती है ना, और A कितना है 64,
ठीक है, ए मतलब एटॉमिक मास मतलब 64 या मास नंबर 64, तो इसका क्यूब रूट आप निकालोगे तो 4 आएगा, है ना। 4 को 3 बार मल्टीप्लाई करोगे तो 64 हो जाएगा। तो बस ये अपना ये आ गया 4 इंटू 10⁻⁻15 मीटर, ठीक है, क्योंकि आर नॉट की वैल्यू अपन मीटर में रखते हैं, तो ये 10⁻⁻15 मीटर क्या हो जाएगा, फेम्टोमीटर, है ना। आज ही अपन ने पढ़ा 1 फेम्टोमीटर इज 10⁻⁻15 मीटर। सर बट 10⁻⁻15 पर आंसर गलत आएगा, क्यों? आंसर कितना दिया, 4 एफएम नहीं दिया क्या? अच्छा 5 एफएम सर दिया है। वो आर नॉट की वैल्यू 1.25 इंटू 10⁻⁻15 रखेंगे तब सही आ रहा है। हाँ मतलब इन्होंने एक्सट्रीम वैल्यू ले ली है। हाँ हाँ एग्जैक्टली। हाँ सही बात है, सही बात है। अच्छा इसमें ऐसा एक चीज अपन को ध्यान रखना पड़ेगा कि यहाँ पर दिक्कत अपन से ये हो गई, एक मिनट रुको यार, मेरा टैब कहाँ गया, हाँ। तो दिक्कत अपन से ये हो गई कि अपन ने कॉपी में ये लिखा है, ध्यान देना, कॉपी में अपन ने ये लिखा है कि आर नॉट की जो रेंज होती है वो 1.1 फेम्टोमीटर से 1.25 फेम्टोमीटर होती है, यही लिखा है ना कॉपी में। तो ये वाली वैल्यू 1.25 ही लिखी है ना, कोई एक बार चेक करके बताना। 1.4 है। अच्छा 1.4 तक है ये, तो 1.4 अगर ये है तो इससे तो आंसर फिर 5 से बड़ा भी आ सकता है, 5 से बड़ी कोई वैल्यू है नहीं है। हाँ तो सही है ये। अब इसमें इसमें अपन को ऐसे करना था कि देखो ए की वैल्यू तो चलो फिक्स है ना, अब आर नॉट की वैल्यू वेरी कर सकती है, तो यहाँ पर अब आपको ऑप्शन चेक करना था। 4 ऑप्शन थे अपने सामने, 2, 3, 4 और 5, है ना। इन 4 में से कोई एक ऑप्शन सही है। तो अब यहाँ पर जैसे कोई भी, जैसे अपन एवरेज वैल्यू ले ले, जैसे 1.1 और 1.4 के बीच में क्या वैल्यू आएगी, 1.25। यहाँ पर इन्होंने एवरेज वैल्यू ले ली है इन दोनों के जस्ट बीच में, है ना। तो 1.4 और 1.1 का जब एवरेज निकालोगे, एवरेज कैसे निकालते हैं, 1.4 प्लस 1.1/2, है ना, ये वैल्यू आएगी 1.25। तो इसलिए यहाँ पर इन्होंने आर नॉट की जो वैल्यू यूज की है वो 1.25 इंटू 10⁻⁻15 मीटर यूज कर ली है, ठीक है। तो इससे इसका आंसर आ जाएगा, जब 4 को 1.25 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आंसर एक्चुअली 5 एफएम आएगा, ठीक है। तो 5 एफएम तो सही आंसर है ही। अब इसमें दूसरा डाउट लोगों को ये हो सकता है कि सर इसमें अगर जैसे अपन 1.1 वैल्यू यूज कर लें तो उसमें आंसर अलग आएगा, तो बिल्कुल सही बात है, उससे आंसर अलग आएगा। लेकिन जब आप 1.1 वैल्यू यूज करोगे तो भी आंसर 4 से ज्यादा ही आएगा, है ना। तो जब आप ये रेंज में वैल्यूज यूज करोगे ना आर नॉट की, तो आंसर जो है वो, आंसर की जो रेंज आएगी उसमें 5 ही एक सही आंसर होगा, बाकी ये जो तीनों आंसर है ये आउट ऑफ रेंज आएंगे। तो इस तरह से अपन को ये क्वेश्चन एलिमिनेट करके करना था ऑप्शंस को। क्लियर हो गया क्या पाखी? ठीक है शाबाश। तो ये क्वेश्चन अपना क्लियर हुआ। अब सेक्शन ए तो हो गया है अपना, अब अपन मोल देख लेते हैं। ये रहा आपका मोल कॉन्सेप्ट। इसमें हमें एक्सरसाइज 2 पार्ट 2 पे थे ना, हाँ कितने 7 क्वेश्चन तक हो गया था। इसके आगे बताओ। सर 9। 8th क्वेश्चन में डाउट है, पहले तो 8th क्वेश्चन देख लेते हैं। 8th हो गया चंद्रभान? यस सर हो गया था। तो 8th क्वेश्चन देखते हैं। ये है एक्सरसाइज 2 पार्ट 2 क्वेश्चन 8, राइट। और
इसमें क्या कहा जा रहा है कि इफ 240 ग्राम ऑफ कार्बन इज टेकन इन अ कंटेनर, ठीक है, कार्बन को एक कंटेनर में ले लिया है, टू कन्वर्ट इट कंप्लीटली टू कार्बन डाइऑक्साइड, है ना, और इसको कंप्लीटली कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट किया जा रहा है। कितना लिया है ये? 240 ग्राम। बट इन इंडस्ट्री it has been found that 280 gram carbon monoxide was also formed along with carbon dioxide। तो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ कुछ अमाउंट ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड भी इसमें पाया जा रहा है, ठीक है। तो फाइंड द मोल परसेंटेज यील्ड ऑफ CO2, द रिएक्शंस अकरिंग आर। तो ये दो रिएक्शंस हो रही हैं और उसमें बोला जा रहा है कि मोल परसेंटेज ऑफ CO2 अपन को बताना है ना। तो फाइनली क्या होगा? फाइनली अपन को CO2 और CO का मिक्सचर मिल रहा है। तो जैसे जैसे इसके A मोल्स फॉर्म हो रहे हैं और इसके B मोल्स फॉर्म हो रहे हैं, राइट। तो हमें मोल परसेंटेज यील्ड ऑफ CO2 बताना है। इसका मतलब हमें क्या बताना है? A बाय A प्लस B इंटू 100। सही है, ऐसे करना है। बस रिएक्शन समझ में नहीं आ रही थी कैसे लेनी है वो। हाँ, रिएक्शन वैसे ले लो या ऐसे ले लो, इसको अपन POAC से कर लेंगे फिर, है ना। इस फॉर्म में भी ले सकते हो। अपन को कितना दिया है? 280 ग्राम ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड। तो यहाँ पर ये अपना हो जाएगा 280 ग्राम कार्बन मोनोऑक्साइड भी इसमें फॉर्म हो रहा है, ठीक है। तो कार्बन डाइऑक्साइड का वेट दिया है, उससे अपन को मोल्स मिल जाएंगे। एक सेकेंड, हाँ, तो कार्बन डाइऑक्साइड का वेट दिया है, उससे हमें कार्बन डाइऑक्साइड के मोल्स मिल जाएंगे, है ना, मतलब B की वैल्यू आ जाएगी। अब हमें A की वैल्यू निकालना है, तो इसके लिए आप इक्वेशन बना लो POAC की, है ना। तो मोल्स ऑफ कार्बन इक्वेशन अब बन जाएगी अपनी। इसको अपन कुछ मान लेते हैं यार, इसको क्या मान ले? मोल्स ऑफ कार्बन को, या इसके मोल्स निकाल ही दो ना। मोल्स ऑफ कार्बन कितने आएंगे यहाँ पे? 240/12 मतलब 20, 20 मोल्स, है ना। तो पहले लगाओ POAC कार्बन पे। POAC जब कार्बन पे लगाओगे तो मोल्स ऑफ कार्बन इज इक्वल टू मोल्स ऑफ CO2 प्लस मोल्स ऑफ CO, है ना। और ये वैल्यू भी पता है अपन को, तो इससे A आ जाएगा, A मोल्स आ जाएंगे इससे। तो A की वैल्यू यहाँ पे डाल देना और यहाँ पे डाल देना, आंसर आ जाएगा। क्लियर हुआ क्वेश्चन? एक सेकेंड, हाँ, क्वेश्चन क्लियर हो गया? यस किसका डाउट था ये? बाकी क्लियर हो गया संकेत? यस ठीक है। तो क्वेश्चन की थोड़ा सा लैंग्वेज समझनी थी, है ना। क्वेश्चन ये कह रहा था कि मोल परसेंटेज यील्ड ऑफ CO2। तो एक्चुअली प्रोडक्ट में दो प्रोडक्ट्स फॉर्म हो रहे हैं ना, CO2 भी फॉर्म हो रहा है और CO भी फॉर्म हो रहा है। तो इसका कितना परसेंटेज यील्ड है? तो इसको परसेंटेज यील्ड को अपन ऐसे निकालेंगे, इसकी क्वांटिटी डिवाइडेड बाय टोटल क्वांटिटी इनटू 100, तो ऐसे भी राइट। कर सकते हैं, बैलेंस कर लेंगे रिएक्शन को, फिर स्टोइचियोमेट्री से दोनों को वो निकाल लेंगे कितने मोल्स बन रहे वैसे भी हैं, कर सकते हो, परसेंटेज निकाल लेंगे। वैसे भी कर सकते हो, वैसे कर लो, वो उससे थोड़ा सा लंबा हो जाएगा उससे कैलकुलेशन, हाँ लंबा हो है ना। तो ये वाली मेथड और सही है। अपन को ये तो पता ही हुआ है कि कंप्लीट रिएक्शन हो रही है, कंप्लीट कन्वर्जन हो रहा है, इसका मतलब सारे एटम्स कंजर्व्ड है। तो POAC भी लगा सकते हैं, है ना। और अगले पे आते हैं अपन, अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कौन सा है? 9th। सर क्वेश्चन सर 9। अभी क्लास डिस्कनेक्ट हो गई थी क्या? क्लास डिस्कनेक्ट तो नहीं हुई यार, शायद नहीं है। लगातार ही चल रही है अभी तो। क्यों, तुम्हारी हो गई थी क्या? यस सर। अच्छा चलो ठीक है यार, कोई बात नहीं, अब क्या कर सकते हैं। 9th क्वेश्चन पूछा जा रहा है। यस सर 9th 9th क्वेश्चन हुआ है क्या किसी से? क्यों भाई, 9th क्वेश्चन हुआ है किसी से?
ये है क्वेश्चन 9। हाँ कोई बात नहीं, देखो व्हेन 1 मोल ऑफ ए रिएक्ट्स विथ, ये रिएक्शन सही लिखी है क्या? ए प्लस क्या लिखा हुआ है ये? 1/2 B2। अच्छा 1/2 B2 है, तो ये लिखा हुआ है अपने पास 1/2 B2 गिव्स AB, है ना, ये रिएक्शन है अपने पास। तो व्हेन 1 मोल ऑफ ए रिएक्ट्स विथ 1/2 मोल्स ऑफ B2, है ना, 1 मोल ऑफ ए रिएक्ट्स विथ 1/2 मोल्स ऑफ B2, और ब्रैकेट में रिएक्शन भी दे दी, उससे ए भी जनरेट होता है। 100 किलो कैलोरी हीट इज लिबरेटेड, है ना, तो इससे अपन को इस रिएक्शन से 100 किलो कैलोरी हीट मिलती है। कब? जब आप ए का 1 मोल रिएक्ट करते हो तब, है ना, ये दिया हुआ है क्वेश्चन में 1 मोल ऑफ ए। एंड व्हेन 1 मोल ऑफ ए इज रिएक्टेड विथ 2 मोल्स ऑफ B2, अभी जब आपने 1 मोल को हाफ मोल से रिएक्ट किया तो इतनी हीट रिलीज हो रही थी। फिर दूसरी स्थिति में ये कह रहा है कि जब आप 1 मोल ऑफ ए को 2 मोल्स ऑफ B2, है ना, 2 मोल्स ऑफ B2 से रिएक्ट करते हो, तो अब ये यहाँ पर इन्होंने इक्वेशन चेंज कर दी, एक नया प्रोडक्ट फॉर्म होता है होगा इसमें, A plus 2B2 gives AB4, 200 किलो कैलोरी हीट इज लिबरेटेड। तो इस स्थिति में 200 किलो कैलोरीज हीट लिबरेट होती है। When 1 mole of A is completely reacted with excess of B2 to form AB as well as AB4, अब ये एक नई रिएक्शन की बात कर रहा है कि 1 मोल ऑफ A completely reacted with excess of B2, B2 आपने लिया है लेकिन ये एक्सेस में लिया है, मतलब ये एक्सेस रिएजेंट है, टू फॉर्म AB एज वेल एज AB4, है ना। अभी अपन कुछ नहीं कर रहे हैं, अभी अपन जैसे जैसा क्वेश्चन बोल रहे हैं ना वैसा वैसा बस लिखते जा रहे हैं, दिमाग तब लगाएंगे जब अपन पूरा क्वेश्चन पढ़ लेंगे तब, ठीक है। तो A is completely reacted with excess of B2 to form AB as well as AB4, 140 किलो कैलोरी हीट इज लिबरेटेड। इस स्थिति में टोटल 140 किलो कैलोरी हीट लिबरेट होती है। कैलकुलेट द मोल्स ऑफ B2 यूज्ड, है ना, B2 के मोल्स, ये अपना क्वेश्चन है, ये चीज अपन को निकालना है, ठीक है। तो अभी कितना टाइम है अपने पास? तुम लोग की अगली क्लास कब से? 4:40 से? यस सर। 5 Yes, मिनट sir. एक्सटेंड कर सकते हैं कि अगली क्लास में बताओ? सर कर दीजिए 5 मिनट। कर देते हैं ना, 5 मिनट एक्सटेंड कर देते हैं। देखो इसमें क्या हो रहा है कि ये जब ऐसे AB प्रोडक्ट बन रहा है तो ये हाफ मोल कंज्यूम हो रहा है, और AB4 प्रोडक्ट जब बन रहा है तो ये 2 मोल कंज्यूम हो रहा है। तो अब देखो यहाँ पर ये जो B2 है, ये कुछ पोर्शन तो A का कुछ पोर्शन AB बनाने में यूज होगा और कुछ पोर्शन A का AB4 बनाने में यूज होगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर बात ये है कि देखो जब आप A का 1 मोल लेते हो तो वो 100 किलो कैलोरी रिलीज करता है ना, और जब A का 1 मोल लेते हो इस रिएक्शन के हिसाब से तो वो 200 किलो कैलोरी रिलीज करता है। तो देखो ये थोड़ा सा समझने वाला क्वेश्चन है। अब तो जैसे अगर आप ये जो यहाँ पे B2 है ना, ये दोनों रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा, तो इसको हम मैथमेटिकली ऐसे लिख सकते हैं, देखो A प्लस ये वाला जो B2 है ना, N की वैल्यूज अपन दो उससे निकालेंगे, दो पार्ट्स में N को ब्रेक कर देते हैं, एक N1 मोल्स और एक N2 मोल्स, ठीक है। N1 मोल्स कौन से? जो
इस टाइप की रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं B2 के मोल्स, और N2 मोल्स कौन से जो इस टाइप की रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, राइट। तो अब देखो, एक मोल के लिए जब एक मोल ए बर्न होता है इस रिएक्शन के हिसाब से तो 100 किलो कैलोरी रिलीज होती है। तो अगर ये एक्स मोल बर्न होगा तो कितनी किलो कैलोरी रिलीज होगी? 100x, है ना। तो अगर a प्लस हाफ B2 गिव्स AB, अगर ये x मोल बर्न हो रहा है तो इससे अपन को 100x किलो कैलोरीज हीट मिलेगी, है ना। और जो दूसरी इक्वेशन है a प्लस, दूसरी क्या थी, 2B2 गिव्स AB4, है ना। अब यहां पर अगर ये देखो, जब ये 1 मोल बर्न होता है A तो 200 किलो कैलोरी रिलीज होती है। तो अगर अपन ने मान लिया कि अगर ये Y मोल कंज्यूम हो रहा है तो यहाँ पर कितनी किलो कैलोरी रिलीज होगी? 200Y। तो जैसे मान लो ये N मोल से अगर अपने इसके P मोल्स रिएक्ट कर रहे हैं, मान लो A के अगर अपने पास मान लो P मोल्स रिएक्ट कर रहे हैं स्मॉल n से, तो P मोल्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी? x प्लस वाई, है ना। P इज इक्वल टू x प्लस वाई, क्योंकि जो टोटल P मोल्स हैं उसमें से एक पोर्शन तो ये वाली रिएक्शन शो करेगा और बचा हुआ पोर्शन ये वाली शो करेगा, ठीक है। अब बेसिकली अपन को निकालना क्या है? हमको स्मॉल n की वैल्यू निकालना है ना। तो ये थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन है यार, इसमें 5 मिनट और लग जाएगा मुझे ऐसा लग रहा है एक्सप्लेन करने में, क्योंकि यहाँ अपन POAC लगाएंगे, है ना। POAC से फिर इक्वेशन बनेगी, देखो जब अपन यहाँ पे POAC लगाएंगे तो उससे स्मॉल n में और P में इक्वेशन बनेगी, फिर अपन को उसको पूरा एलिमिनेट वगैरह करना पड़ेगा। ये थोड़ा लंबा क्वेश्चन है यार, तुम लोग कहो तो मैं इसको अब ये क्लास के बाद रिकॉर्ड करके उसमें डाल दूंगा डाउट ग्रुप में, है ना, वो ज्यादा सही रहेगा, ठीक है। तो बाकी होमवर्क भी मैं डाउट ग्रुप में डाल दूंगा। अपन मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, है ना। थैंक यू सर। ओके, वेलकम स्टूडेंट्स।